जब भी हम मुंबई अंडरवर्ल्ड के बारे में सोचते हैं ना, तो कैसी तस्वीरें उभरती हैं दिमाग में। एकदम से ध्यान आता है वो गालियां देते हुए मवाली, सड़कों पर भागते हुए लोग, पुलिस के बजते हुए सायरन्स और बस बेतहाशा गोलियों की आवाज। हाँ, और बैकग्राउंड में कोई हैवी सा म्यूजिक चल रहा हो। बेसिकली एक एकदम टिपिकल बॉलीवुड मसाला फिल्म का सीन। एग्जैक्टली। लेकिन आज हम जिस डीप डाइव पर हैं, मतलब आज हम जिन नोट्स और एनालिसिस को डिकोड करने वाले हैं, वो इस पूरी पुरानी इमेज को उठाकर खिड़की से बाहर फेंक देते हैं। आज हमारी चर्चा का विषय है राम गोपाल वर्मा की 2002 की कल्ट क्लासिक फिल्म कंपनी। इसके नोट्स, इसकी कहानी के अंश और इसके सीन्स का हम एक बहुत ही डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। और सबसे मजेदार बात यह है कि जब मैं नोट्स को पढ़ रहा था तो मुझे लगा ही नहीं कि मैं किसी गैंग वॉर के बारे में पढ़ रहा हूँ। ये एनालिसिस एक क्राइम स्टोरी से ज्यादा किसी कॉर्पोरेट केस स्टडी जैसा लगता है। बिल्कुल। और इस डीप डाइव का हमारा मेन मिशन भी यही है आज। ये समझना कि कैसे कुछ बेपनाह महत्वाकांक्षी लोगों ने, जिनमें भूख थी आगे बढ़ने की, उन्होंने अपराध की दुनिया में एक पूरी की पूरी मल्टीनेशनल कंपनी खड़ी कर दी। और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि उस कंपनी को पुलिस में नहीं, कानून ने नहीं, या किसी भारी दुश्मन ने नहीं, बल्कि खुद उनके अंदर बैठे अहंकार यानी ईगो ने कैसे तबाह कर दिया। सही पॉइंट है, क्योंकि ये गॉडफादर जैसी कोई फैमिली ड्रामा वाली कहानी नहीं है। ये वॉल स्ट्रीट के किसी बहुत ही रूथलेस कट थ्रोट स्टार्टअप की तरह है, जहां दो बेहद शार्प दिमाग आपस में मिलते हैं। एक है मालिक और दूसरा है चंदू। तो ठीक है, आइए इसके हर पहलू को खोल कर देखते हैं। शुरुआत से शुरू करते हैं इस कॉर्पोरेट माफिया के पूरे आर्किटेक्चर को समझने के लिए। जरूर। देखिए, अगर हमें इस स्टार्टअप की शुरुआत को सच में समझना है तो पहले इन दो मेन कैरेक्टर्स या इन दो फाउंडर्स के दिमाग को पढ़ना होगा। जो सोर्स नोट्स हमारे पास हैं वो बहुत क्लियर पिक्चर देते हैं। शुरुआत में चंदू क्या है? वो बस एक गली का गुंडा है, लोकल लेवल पर काम करने वाला एक निडर एंग्री यंग मैन। हाँ, जो सड़कों पर लड़ता है। एग्जैक्टली। लेकिन उसमें एक ऐसी चीज है जो उसे भीड़ से अलग करती है। वो रिस्क लेना जानता है, और क्राइसिस के वक्त जब सब पैनिक करते हैं उसका दिमाग बहुत तेज चलता है। और दूसरी तरफ है मालिक। मालिक बिल्कुल भी वो टिपिकल डॉन नहीं है जो हर बात पर अपनी पावर दिखाता फिरे या चिल्लाकर बात करे। वो बहुत कोल्ड है ना। बहुत कोल्ड, शांत और अनुशासित। वो एक फ्यूचर की सोच रखने वाला स्ट्रैटेजिस्ट है। यहाँ सबसे अधिक रोमांचित करने वाली बात यह है कि जब ये दोनों पहली बार मिलते हैं तो वो सीन किसी डार्क गली में धमकी देने वाला लड़ाई झगड़े का सीन नहीं होता। हाँ, वो सीन मुझे नोट्स पढ़ते हुए बहुत इंटरेस्टिंग लगा। मालिक वहाँ चंदू को कोई धमकी नहीं दे रहा है, बल्कि वो उसको एक अवसर दे रहा है। वो उसमें एक टैलेंट स्पॉट करता है। पढ़कर ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत बड़ा वेंचर कैपिटलिस्ट किसी टियर 2 शहर के एक बहुत ही अग्रेसिव स्टार्टअप फाउंडर से मिल रहा हो। ये एनालॉजी बिल्कुल परफेक्ट है। मालिक उसे मारता पीटता नहीं है, वो बस चंदू की आंखों में वो भूख देख लेता है, वो लीडरशिप देख लेता है जो उसे अपना एम्पायर बड़ा करने के लिए चाहिए। मालिक उसको एक लंबा विजन देता है। और वहीं से एक लोकल छोटा मोटा गैंग ट्रांसफॉर्म होना शुरू होता है। वो एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन बनने लगते हैं, जिसको वो खुद नाम देते हैं कंपनी। और यहाँ ये विषय वाकई बहुत दिलचस्प हो जाता है। होता ही है, क्योंकि इन नोट्स में सबसे खास बात यही हाईलाइट की गई है कि कैसे ये दोनों मिलकर इस पूरे क्रिमिनल सिस्टम को एक एक्चुअल कॉर्पोरेट ढांचा दे देते हैं। जरा आप इस स्ट्रक्चर को इमेजिन कीजिए। इनके पास बकायदा अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे एक एमएनसी में होते हैं। बिल्कुल। ऑपरेशंस टीम अलग है जो जमीनी स्तर पर काम करती है, स्मगलिंग देखना या ट्रांसपोर्ट मैनेज करना। फिर एक पूरी की पूरी फाइनेंस टीम है। उनका काम सिर्फ वसूली का कैश गिनना नहीं है, बल्कि उस पैसे को सिस्टमैटिकली रियल एस्टेट और फिल्म इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना है, व्हाइट मनी में कन्वर्ट करना है। और सबसे क्रेजी बात तो वो पब्लिक रिलेशंस और लीगल लूपहोल्स वाली टीम की थी। राजनेताओं और पुलिस वालों से डील करने के लिए उनकी अपनी एक अलग रेगुलेटरी अफेयर्स टीम जैसा सेटअप था। मैं तो बस ये सोच रही थी कि इमेजिन कीजिए एक अंडरवर्ल्ड गैंग का अपना एचआर डिपार्टमेंट भी हो। मतलब अगर कोई गुंडा अपना एक्सटॉर्शन का टारगेट पूरा नहीं कर रहा है तो उसका परफॉर्मेंस रिव्यू कैसे होता होगा। वो कहते होंगे, देखो यार, इस क्वार्टर में तुम्हारी वसूली के नंबर्स बहुत कम हैं, शायद हमें तुम्हें कंपनी से निकालना पड़े। और निकालने से मेरा मतलब है दुनिया से निकालना पड़े। सुनने में हंसी आती है, लेकिन हकीकत इससे बहुत ज्यादा अलग नहीं है। जो नोट्स हम एनालाइज कर रहे हैं उनमें इस बात पर बहुत जोर दिया गया है कि उनके डिसीजंस बिल्कुल बोर्ड रूम मीटिंग की तरह प्रोफेशनल होते हैं, बिना किसी इमोशन के। में बहकर सड़कों पर अंधाधुंध गोलियां नहीं चलाते। वो बैठते हैं,
रिस्क और रिवॉर्ड कैलकुलेट करते हैं। अगर कोई उनके बिजनेस के लिए लायबिलिटी बन रहा है तो उसे बहुत ही क्लीन और प्रोफेशनल तरीके से एलिमिनेट कर दिया जाता है। कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं, कोई बदला नहीं, बस बिजनेस। हाँ, इट्स जस्ट बिजनेस। वो सिस्टम से लड़ने में अपनी एनर्जी बर्बाद ही नहीं करते, वो सिंपली सिस्टम को खरीद लेते हैं। लेकिन एक सेकंड के लिए यहाँ रुकते हैं। ये जो हम इतनी कोल्ड स्ट्रैटेजी और कैलकुलेटेड मूव्स की बात कर रहे हैं, ये कागज पर पढ़ने में तो बहुत लॉजिकल लगता है, पर आखिरकार ये लोग इंसान है ना, कोई मशीन तो है नहीं। सही बात है। क्या कोई भी इंसान 24 घंटे इस तरह बिना इमोशंस के काम कर सकता है? मेरा मतलब है, दिन भर लोग मर्डर और वसूली के बिजनेस प्लान्स बना रहे हैं और फिर शाम को घर जाके अपनी फैमिली के साथ नॉर्मल टीवी देख रहे हैं। ये जो दोनों तरफ की विपरीत छवियां हैं, ये कॉन्ट्रास्ट मुझे सच में बहुत अजीब लगता है। और यही वो जगह है जहां ये सोर्स मटेरियल बिल्कुल गहराई में उतरता है। अगर हम इसे व्यापक दृष्टिकोण से जोड़कर देखें तो हमें समझ आता है कि हम इंसान हैं और हम अपनी जिंदगी को अलग अलग डिब्बों में आसानी से बंद करके नहीं रख सकते। वही तो मैं सोच रही थी। हमारे नोट्स में दोनों किरदारों के निजी जीवन पर, खासकर मालिक का अपनी पत्नी सरोजा के साथ जो डायनामिक है, उस पर बहुत बारीक रोशनी डाली गई है। मालिक जो बाहर एक इतना खूंखार, रूथलेस डॉन है, वो घर के अंदर एकदम शांत इंसान है। वो अपनी पत्नी के सामने एक नॉर्मल आदमी बनने का दिखावा करता है, लेकिन वो जो शांति है ना घर की, वो सुकून वाली शांति नहीं है, वो एक बहुत भारी, घुटन भरी शांति है। सरोजा को पता तो सब होता ही है ना? पता सब है, सरोजा सब कुछ महसूस करती है कि उसका पति बाहर क्या कर रहा है, लेकिन वो खामोश रहती है। मुझे लगता है वो खामोशी अपने आप में एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है। अगर वो सवाल करेगी तो उसे जवाब सुनने पड़ेंगे, और वो जवाब इस नॉर्मल लाइफ का जो भ्रम है, जो इल्यूजन है, उसको हमेशा के लिए तोड़ देंगे। एकदम सही एनालिसिस है। वो लोग एक इल्यूजन में जी रहे हैं। और दूसरी तरफ जब हम चंदू की पर्सनल लाइफ को देखते हैं, वहां अलग लेवल का स्ट्रगल है। चंदू की जिंदगी में कनु का आना एक टर्निंग पॉइंट है। कनु इन सबसे बिल्कुल अनजान, एक शांति पसंद करने वाली लड़की है। उसे एक सिंपल सेफ जिंदगी चाहिए। उसने चंदू को ये सब छोड़ने को भी तो कहा था नोट्स के हिसाब से। बिल्कुल, वो चंदू से कहती है कि एक खतरनाक रास्ता छोड़ दो, कोई नॉर्मल काम कर लो। चंदू उसे सेफ्टी का वादा भी करता है, लेकिन वो काम कभी छोड़ नहीं पाता। और इसका कारण शायद वही ह्यूमन साइकोलॉजी का डार्क साइड है, जो इंसान सत्ता की ऊंचाइयों का स्वाद चख लेता है, जिसके एक इशारे पर शहर के बड़े बड़े लोग कांपने लगते हैं। उसके लिए वापस नीचे आना या ये सब भूल जाना नामुमकिन जैसा होता है। एकदम सही। पावर एक ऐसी चीज है जो इंसान को जकड़ लेती है, जी जिंदगी को कभी नहीं छोड़ता। और सत्ता का यही जो नशा है ना, यही आखिरकार ईगो को जन्म देता है और उनके विश्वासों को तोड़ देता है। अब इस चर्चा में उस पॉइंट पर आते हैं जहां इनका अहंकार, इनका ईगो, इनकी बनाई हुई कंपनी के आगे आने लगता है। जहां से ज्योग्राफी ऑफ ईगो यानी भौगोलिक दूरी का खेल शुरू होता है। जी हाँ, होता यह है कि जब कंपनी बहुत बड़ी हो जाती है और लगातार मर्डर्स और एक्सटॉर्शंस होते हैं, तो पुलिस का दबाव उन पर हद से ज्यादा बढ़ जाता है। इस दबाव के चलते मालिक एक बहुत बड़ा डिसीजन लेता है। वो अपना बेस शिफ्ट कर लेता है। वो देश छोड़कर इंटरनेशनल लेवल पर काम करना शुरू कर देता है और चंदू वहीं भारत में रहकर अकेले पूरे ऑपरेशंस को संभालने लगता है। ये बात ना मुझे लीडरशिप के नजरिए से काफी इंटरेस्टिंग लगती है। जब आप चंदू जैसे एक हाईली एम्बिशियस अग्रेसिव इंसान को मुंबई जैसा पूरा एम्पायर सौंपकर खुद दूर चले जाते हैं, तो पावर डायनामिक्स तो चेंज होंगे ही ना। बिल्कुल होंगे। मालिक को लगा कि वो दूर बैठकर फोन के जरिए पूरा शहर चला लेगा, लेकिन भौगोलिक दूरी कब उनके बीच एक बड़ी दूरी बन गई, उन्हें खुद पता नहीं चला। चंदू अकेले ग्राउंड पर सारे बड़े फैसले ले रहा था, और लोग अब ग्राउंड पर चंदू को बॉस मान रहे थे, मालिक को नहीं। वही बात है, जो चंदू कभी मालिक को अपना मेंटोर मानता था, उसका आत्मविश्वास अब धीरे धीरे अहंकार में बदलने लगता है। वो अब खुद को एक सबऑर्डिनेट नहीं, बल्कि मालिक के बराबर का साझीदार, एक इक्वल पार्टनर समझने लगता है। और इस सब के बीच एक ऐसी घटना होती है जो इस टकराव को पूरी तरह से आग लगा देती है, एक पॉलिटिकल मर्डर। अब यहाँ क्लियर कर दे, सोर्स मटेरियल में इसकी किसी राजनैतिक पक्षपात या आइडियोलॉजी के संदर्भ में बात नहीं की गई है। इसे केवल कथानक के एक अहम हिस्से के रूप में एक प्लॉट डिवाइस की तरह देखा गया है। हाँ, ये मर्डर बस वो स्पार्क था जिसकी वजह से उन दोनों के बीच की दरार खुलकर सामने आई। चंदू ये पॉलिटिकल मर्डर इसलिए करवाता है क्योंकि उसे लगता है कि इससे सिस्टम में उनकी ताकत का खौफ बैठेगा। ये उसकी ताकत का प्रदर्शन था। लेकिन मलिक का रिएक्शन बिल्कुल उल्टा होता है। क्योंकि मलिक एक बिजनेसमैन की तरह सोचता है। दूर देश में बैठे मलिक को लगता है कि ये एक बहुत बड़ा जोखिम है।
ऐसे हाई प्रोफाइल मर्डर से पूरी पुलिस फोर्स और एडमिनिस्ट्रेशन उनके पीछे पड़ जाएगी, जो कि उनके धंधे के लिए नुकसानदायक है। तो इस सब का असल में क्या अर्थ है? मतलब इस एक इवेंट ने आखिर उनके डायनामिक को कैसे चेंज किया? इसका अर्थ ये है कि उनके बीच का जो ब्लाइंड ट्रस्ट था वो टूट गया। उनके संवादों की कमी साफ दिखने लगती है। जो हम फोन कॉल्स के एनालिसिस में देखते हैं वो हिस्सा काफी गहरा था। उनके बीच की जो कॉन्वर्जेशंस थी पहले, जिनमें एक अनस्पोकन ट्रस्ट होता था, थोड़ा हंसी मजाक होता था, वो अचानक से एकदम फॉर्मल और ठंडी हो जाती हैं। हंसी मजाक गायब हो जाता है और उसकी जगह शक ले लेता है। चंदू को लगता है कि सारी मेहनत वो कर रहा है, गोलियां वो खा रहा है और बाहर बैठा मालिक सिर्फ ऑर्डर चला रहा है। और मालिक को लगता है कि चंदू आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है और ईगो में आकर बेवकूफी कर रहा है। और इसी शक का नतीजा होता है कि आखिरकार चंदू गैंग से अलग हो जाता है और वो कंपनी जिसे उन्होंने इतनी मेहनत से बनाया था 2 हिस्सों में बंट जाती है। ये किसी कॉर्पोरेट स्प्लिट की तरह था, बस यहाँ लीगल नोटिस की जगह डायरेक्ट असैसिन्स भेजे जाते हैं। और यहाँ से शुरू होता है बोर्डरूम वॉर, एक ओपन गैंग वॉर। जो लोग कल तक एक दूसरे के भाई थे, साथ बैठकर खाते थे, आज वही लोग जानी दुश्मन बन जाते हैं। दोनों तरफ से एक दूसरे के प्रमुख आदमियों को चुन चुन कर मारा जाने लगता है। खून खराबा शहर की सड़कों पर उतर आता है। लेकिन इस पूरे खून खराबे में, इस एनालिसिस को पढ़ते वक्त मेरे दिमाग में सबसे बड़ा सवाल ये आया कि पुलिस आखिरकार क्या कर रही है? चारों तरफ ओपन गैंग वॉर चल रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, तो स्टेट और लॉ एनफोर्समेंट कहाँ है? इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा होता है और इस स्रोत के अनुसार इसका जवाब बहुत ही चौंकाने वाला पर स्ट्रैटेजिक है। पुलिस यहाँ कोई फिल्मी हीरो वाली एंट्री नहीं करती, वो जानबूझकर मूक दर्शक बनी रहती है। मूक दर्शक यानी वो बस तमाशा देख रहे थे? जी हाँ, वो स्ट्रैटेजिक रूप से शांत बैठे हैं। उन्हें कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। पुलिस का एनालिसिस ये है कि जब अंडरवर्ल्ड की 2 सबसे बड़ी ताकतें आपस में लड़ रही हैं, तो वो खुद ही अपनी जड़ें काट रही हैं। वाओ, एक स्मार्ट मूव। एकदम। पुलिस को अपने रिसोर्सेज या अपने ऑफिसर्स की जान खतरे में डालने की जरूरत ही नहीं है। अंडरवर्ल्ड खुद अपने हथियारों से अपने ही एम्पायर को तबाह कर रहा है। वो बस इंतजार कर रहे हैं सही वक्त का। और इस दौरान हम देखते हैं दोनों कैरेक्टर्स का पूरी तरह से मनोवैज्ञानिक पतन, उनका साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन। चंदू का ब्रेकडाउन तो पढ़कर ही समझ आता है। वो अकेला पड़ गया है, हर किसी पर शक कर रहा है। उसे लगने लगता है कि उसका अपना साया भी उसका दुश्मन है। पैरानोया ने इसे पूरी तरह से घेर लिया है। रातों की नींद उड़ चुकी है उसकी। और मालिक का हाल भी अंदर से कुछ अलग नहीं है। बाहर से बेशक वो एक आलीशान फॉरेन लोकेशन में बैठा है, शांत दिख रहा है, लेकिन अंदर से वो भी पूरी तरह टूट चुका है। उसने अपनी पूरी जिंदगी लगाकर ये व्यवस्था बनाई थी और अब उसे अपनी ही आंखों के सामने उसे जलते हुए और टूटते हुए देखना पड़ रहा है। ये सब बताता है कि पावर पाने की कीमत उन्हें किस तरह चुकानी पड़ रही थी। और अब हम बढ़ते हैं कहानी के क्लाइमैक्स की तरफ, पतन और एक खोखली सत्ता की तरफ। अंत में पुलिस अपना फाइनल ऑपरेशन करती है, तब जब चंदू पूरी तरह से अकेला और कमजोर हो चुका है। और उस ऑपरेशन का नतीजा होता है चंदू का एनकाउंटर। और यहाँ जो ध्यान देने वाली बात है और जहाँ मैं जोर देना चाहूंगी वो ये है कि सोर्स नोट्स हाईलाइट करते हैं कि इस एनकाउंटर में कोई भारी भरकम फिल्मी डायलॉग नहीं बोला जाता, कोई मेलोड्रामा नहीं है। सिर्फ एक भागता हुआ चंदू है, अचानक गोलियों की तेज आवाज आती है और फिर एक लंबा सन्नाटा। बस एक सन्नाटा। और यही यथार्थवाद, ये रियलिज्म ही इस कहानी को बाकी किसी भी क्राइम स्टोरी से बिल्कुल अलग बनाता है। इस सन्नाटे की गूंज सीधा दूर विदेश में बैठे मालिक तक पहुंचती है। मालिक तक जब ये खबर पहुंचती है कि चंदू मारा गया है, तो नोट्स के मुताबिक उसके चेहरे पर अजीब सी खामोशी होती है। वो भावहीन होता है। उसने अपना एक बड़ा दुश्मन जरूर खत्म कर दिया था, पर असल में उसने उस एक आदमी को खो दिया जिसने उसके इस विशाल साम्राज्य को खड़ा करने में उसकी सबसे बड़ी मदद की थी। मालिक जीतकर भी हार गया था, सत्ता उसके पास बच गई थी, पर बिना विश्वास के, बिना उसके सबसे करीबी पार्टनर के, वो सत्ता और वो पावर पूरी तरह से खोखली थी। उस हॉलो क्राउन का आखिर क्या फायदा, जिसे पहनकर आप बिल्कुल अकेले रह जाओ। सही कहा आपने। और यही हमारी पूरी चर्चा इस सोर्स मटेरियल का सबसे बड़ा और मुख्य निष्कर्ष है। अंडरवर्ल्ड हो या कोई भी बड़ा आपराधिक साम्राज्य, उनका सबसे बड़ा दुश्मन पुलिस या कानून कभी नहीं होता। उनका सबसे बड़ा दुश्मन होता है उनका अपना अहंकार, उनका ईगो और उनके अपनों के बीच टूटा हुआ विश्वास। बिल्कुल। ईगो ऐसी चीज है जो बड़े से बड़े एम्पायर्स को ग्राउंड पर ला सकती है।
चाहे वो लोग कितने भी ब्रिलियंट क्यों ना हो। सोच के साथ इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले श्रोताओं के लिए एक बहुत ही गहरा और प्रोवोक करने वाला विचार छोड़कर जाना चाहती हूँ। एक ऐसा विचार जो इन नोट से प्रेरित जरूर है, पर किसी के भी दिमाग में आएगा। हमने सब मुंबई के अंडरवर्ल्ड और माफिया के संदर्भ में डिस्कस किया, पर क्या ये कहानी सच में सिर्फ क्राइम की दुनिया तक सीमित है? मेरा मानना कि बिल्कुल नहीं। जरा सोचिए, आज के आधुनिक और पूरी तरह से वैध कॉर्पोरेट जगत के बारे में। सिलिकॉन वैली के किसी स्टार्टअप में या किसी बड़ी कंपनी के बोर्डरूम में जब दो बेहद महत्वाकांक्षी और तेज दिमाग एक साथ आते हैं, वो एक एम्पायर बनाते हैं, तो क्या वहां अंततः उनका अपना ईगो ही उस साम्राज्य को नष्ट नहीं कर देता जिसे उन्होंने मिलकर इतनी मेहनत से बनाया था? सत्ता और सफलता के उस बिल्कुल शिखर पर पहुंचकर इंसान हमेशा इतना अकेला और असुरक्षित क्यों रह जाता है? एक ऐसा सवाल है जो वाकई सबको अपने आसपास के लीडरशिप को और पावर डायनामिक्स को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर देगा। सही में, अगली बार जब कोई ऐसी बोर्डरूम स्प्लिट या पावर स्ट्रगल की खबर सामने आए, तो ईगो और एम्बिशन के इस खेल को जरूर ऑब्जर्व कीजिए। आज के इस डीप डाइव में बस इतना ही। जुड़ने के लिए शुक्रिया।